हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शुभम पांडे आज फिर से आपके सामने। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं वो सीयूटी एग्जाम्स को माइंड में रख के बनाए जाते हैं, ताकि आपको सीयूटी में जीके जीएस का सिलेबस कवर हो सके और आपको वो एग्जैक्ट नॉलेज मिले जो पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में पूछे जाने की। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा शैलो भी नहीं, इतना कि हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना, उस तरह से चीज़ों को लेक्चर्स को यहाँ पे प्लान किया जाता है। और मैं भी जब भी आपके सामने आता हूँ तो मैं आपको जीके जीएस के पार्ट्स के अलग अलग वीडियोस लेके आता हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो आपको इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की और हिस्ट्री की वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। तो एक बार उनके थ्रू होके जाएं, आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और अपनी तैयारी को धीरे धीरे कंटिन्यू रखें, ताकि जब एग्जाम्स आए तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना रहे। आप इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे कोई चार्जेस तो लग नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसको पे करके क्यों पढ़ना, सीधी बात है। तो अब आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा दी गई है, आप उसके वीडियोस देखिएगा। इसके अलावा मिडिल हिस्ट्री को भी जितना जरूरी है उतना मैंने कवर कर दिया है 2-3 पार्ट में। आज जो आप पढ़ने वाले हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। लगभग में अगर सीयूटी एग्जाम्स के पैटर्न को मैं देखूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में, ईयर्स में, वो बेसिकली अपने आप में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं बात करूँ तो 1800 के बाद, 80-85 के बाद से ज़्यादा आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 80-85 से पहले भी बन सकते हैं। तो हम 1757 से 80-85 तक की जर्नी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हम कहाँ से कवर करेंगे? 1757 से। मतलब आप समझ सकते हो, अगर जब मैं 1757 से 1885 की बात करूँ तो आपको यहाँ पे किसी बैटल का नाम याद आता होगा। तो वहां से लेके यहाँ तक की जनरली हम कवर करेंगे। इसी के बीच में आपका 1857 जो इंडिया का फर्स्ट कहा जाता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ इस तरह के जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये तीनों। इसी के साथ हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, देखेंगे इन तीन इवेंट्स में अलग अलग में क्या क्या हुआ, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो में हम बेसिकली इतना कवर करेंगे। जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कवर करेंगे 1885, मतलब यहाँ से कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेके और 1947 तक की जर्नी हम 2 से 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो हार्डली इसमें 3 वीडियोस 40 मिनट्स के या आपके 2 वीडियोस में ये कवर होगा। और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और आपको भी अगर ये चीज़ें हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बेसिकली आपको जो यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे वो एसएससी या यूपीएससी लेवल के बनाए जाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग की जाती है। उतनी डिटेलिंग में आप बोर हो जाते हैं और स्किप करके निकल जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको यहाँ पे बोर नहीं होना है, चीज़ों को समझना है कि मेरे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या है। क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है तो इसको उसमें से फिल्टर किया गया है। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप कहेंगे 1757 तो ये क्यों जरूरी है, तो सर यहाँ पे यहीं से हम मानते हैं बेसिकली ब्रिटिश इंडिया में तो 1600 में ही आ गए। ब्रिटिश कब आए इंडिया में? 1600 में ही आ गए। और आपको पता है कि ब्रिटिश अपने एरा को बेसिकली क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से डिराइव करते हैं। कहते हैं कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई, पूरी वर्ल्ड बदल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था 18th सेंचुरी में। तो इसके रिगार्डिंग से इस एरा को ये मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। देखिए 17th सेंचुरी तक आपको लास्ट में मैंने पढ़ाया था कि 17th सेंचुरी तक की बात की जाए तो तब तक तो मुगल एम्पायर था। और इसमें क्या था? औरंगजेब का रूल था। किसका रूल था? औरंगजेब का रूल था। एंड ही वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। उसके बाद जो भी उसके डिसेंट आए उनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही वीक थे और ना ही कोई इतना इम्पैक्टफुल काम किया। और धीरे धीरे उनका जो था एम्पायर वो डिक्लाइन होकर छोटे छोटे पार्ट में बट गया। उसी में से एक सूबा निकला, बेसिकली कहा जाता है बंगाल। उस टाइम पे एक पावरफुल निकला उनका पार्ट, बंगाल। अच्छा, जब मैं बंगाल कहूं तो आप इस बंगाल को वेस्ट बंगाल ना समझ लें। इस बंगाल का मतलब है पूरा करंट बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा पार्ट ऑफ बिहार और उड़ीसा वगैरह मिला के बंगाल प्रोविनेंस बनता था। और उस टाइम कोई भी बाउंड्री आज की बाउंड्री से आप इसको रिलेट नहीं कर सकते। अब बंगाल का नवाब था, हो सकता है उसने कुछ और एरिया एनेक्स किया हो। तो बंगाल अपने आप में एक पावरफुल टेरिटरी और एक रिच सेक्टर था। आप सोचिए ना, पूरा बांग्लादेश अगर इंडिया में मर्ज हो जाए तो वो कितनी बड़ी एक पूरी कंट्री आप मर्ज करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल काफी डेंसली पॉपुलेटेड भी था। तो ये बंगाल प्रोविनेंस था। ठीक है, यहाँ का नवाब कौन था? यहाँ का एक नवाब, यहाँ के जो नवाब थे ये पहले मुगल अंपायर में ही थे। ये सब मुगल अंपायर में औरंगजेब के दरबार में थे, वहाँ के गवर्नर रहे हों
या वहाँ के सूबेदार रहे हों, कुछ ऐसा रहा है, हाईएस्ट ऑफिशियल थे। बाद में जब एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो इन्होंने अपने आप को वहाँ का नवाब बना लिया, बोले वी आर नॉट नो मोर अंडर द मुगल एम्पायर। ऐसे ही अवध का एरिया, ऐसे ही मतलब दिल्ली सल्तनत दिल्ली के आसपास ही सिमट के रह गई, बाकी दूर दराज के इलाकों ने अब जैसे उन्होंने कंट्रोल लूज किया, खुद को बना लिया वहाँ का नवाब। तो यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल जो थे, बंगाल के नवाब थे, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। ओके, इनका नाम था सिराजुद्दौला जी। इन्होंने क्या किया जी, ये बंगाल के नवाब थे और बोला जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश की बंगाल में अपना ऑलरेडी ट्रेड करते थे, ब्रिटिशर बंगाल में ट्रेड करते थे। कासिम बाजार नाम का एरिया था, ब्रिटिश जहाँ पे ट्रेड करते थे बंगाल में, तो ब्रिटिश बेसिकली ट्रेड करते थे, ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। वहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, तो ब्रिटिश स्टार्टेड ट्रेड इन बंगाल इन कासिम बाजार। पहला स्टैब्लिश उन्होंने बंगाल में कहाँ किया, ट्रेड इन कासिम बाजार। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कासिम बाजार कौन सा इलाका है, तो ये बंगाल का वो इलाका है जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार बंगाल में अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई थी, अपना सेटअप बैठाया था। अच्छा, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सडन ब्रिटिशर्स को लगा कि देयर इज अ लूप होल, देयर इज नो मोर औरंगजेब एंड दिस इज टाइम टू बी गेन द पॉलिटिकल पावर, क्योंकि बार बार नवाब से परमिशन लेना, उनको टैक्स पे करना, तो चलो पॉलिटिकल पावर गेन करने की तरफ चलते हैं, यहाँ पे काफी लूप होल है एंड वी कैन डू इट। दे फाइंड दिस रॉबर्ट क्लाइव, उस टाइम पे हेड कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो बैटल ऑफ प्लासी होती है, इतना याद रखिए, मैंने आपको उसके पीछे की थोड़ी कहानी बताई। जब आप बैटल ऑफ प्लासी बोलेंगे तो प्लासी वो मैदान है जहां पे ये बैटल हुई, और किसके किसके बीच में हुई, बैटल ऑफ प्लासी होती है सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे भाई, रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव ही वाज द हेड ऑफ, आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर था एक तरह का वो। तो वो था, रॉबर्ट क्लाइव ने लीड की किसकी आर्मी, इंग्लिश ब्रिटिशर्स की, और सिराजुद्दौला ने लीड, सिराजुद्दौला की आर्मी थी। और बैटल का नाम क्या था, बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल का नाम क्या है भाई, बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। ये कब होती है, 1757 में। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका बेसिकली, अगर बनता है कि बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुई, आपके एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है। तो आप, ये सब इंपॉर्टेंट बैटल है तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। इसमें जीतता कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, कभी पूछ लिया जाए कि भाई, ऐसे आपको बस कहानी के लिए जान लीजिए कि भाई ये रॉबर्ट क्लाइव जीत कैसे गया, क्योंकि बंगाल का वो नवाब था और ये वहां पे ट्रेडर्स थे। तो एक ट्रेडर की आर्मी इतनी पावरफुल तो नहीं हो सकती कि वो एक नवाब की आर्मी को हरा दे, क्योंकि उसकी अपनी टेरिटरी में लड़ा गया। तो सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे, सिराजुद्दौला का जो आर्मी कमांडर था, इसका नाम था मीर जाफर। ये कौन थे जनाब, मीर जाफर। और मीर जाफर की बात की जाए तो मीर जाफर कमांडर थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इनको ऑफर दिया कि अगर आप हमारी हेल्प करते हो, हमारी हेल्प का मतलब भाई आप कमांडर हो, अगर आप किसी तरह से, बादशाह तो खुद, नवाब तो कभी मैदान में आएगा नहीं लड़ने, वो अपने कमांडर्स को भेजता है, अपने तो बैटल फील्ड में बहुत लास्ट में आएगा। तो अगर तुम आर्मी को मिसलीड कर दो तो क्या होगा, नवाब हार जाएगा एंड यू विल बी द नेक्स्ट नवाब, यू विल बी द नेक्स्ट नवाब। मीर जाफर काफी खुश हुआ, एक सेनापति अगर नवाब बन जाए, इससे बड़ी बात क्या होती है। सेम ही डिड, और कौन हार गया, सिराजुद्दौला हार गए। यहीं से माना जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव पॉलिटिकल पावर गेन में इंडिया में आती है। तो इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये बैटल ऑफ प्लासी क्या है, कैसे हुई, मीर जाफर ने धोखा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब इसके आगे की कहानी को हम यहाँ से पढ़ेंगे। हमने कहा कि मीर जाफर ने बोला था, तो कौन बना, मीर जाफर बन गए बंगाल के नवाब। ये क्या बन गए, नवाब ऑफ बंगाल, अकॉर्डिंग टू द डील, नवाब ऑफ बंगाल। अच्छा, ब्रिटिश काफी चालाक थे, इन्होंने कहा कि देखो जो बंगाल में टैक्स वगैरह वसूलने का काम है और मार्केट का कंट्रोल है वो हमें दे दो, कि भाई टैक्स हम वसूलेंगे, मार्केट, और हम तो टैक्स फ्री रूल अप करेंगे, क्योंकि हमने जीता है तो हम तो अपनी चीजों का टैक्स नहीं करेंगे भरेंगे, बाकी और टैक्सेस का वसूली का काम हमारा है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन आपको संभालना है, इनको क्या संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप सोचो ना यार, इट्स नॉट ए इजी टास्क कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना हो
और आपके पास टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटीज ना हो या कम हो, तो जब आपके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे कैसे? तो ही वॉज अ काइंड ऑफ पपेट किंग। इसको एक्चुअली क्या बना दिया? पपेट किंग। और ये मीर जाफर को बाद में रियलाइज हुआ कि नवाब भी ठीक था, अब ये बन गया एक पपेट किंग। और फिर इन्होंने जब आनाकानी की तो इन्हीं के एक सन इन लॉ थे, इनके एक सन इन लॉ थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा तुम हटो, तुम हमारी बात नहीं सुन रहे, तुम्हारा सन इन लॉ दामाद है जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम को इन्होंने बना दिया नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो ऐसे ही गेम वगैरह चलता रहा, इससे ज्यादा इसमें नहीं जानना है बैटल ऑफ प्लासी में। इतना क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि बैटल किसके बीच में हुई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। जीते सिराजुद्दौला, हार गए, रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। तो सिराजुद्दौला हारे, रॉबर्ट क्लाइव जीते। जैसा कि मीर जाफर को उन्होंने प्रॉमिस किया था, मीर जाफर नवाब बन गए। एडमिनिस्ट्रेशन इनको संभालना है, टैक्स ब्रिटिश वसूल रहे हैं। तो नवाब ऑफ बंगाल बन के क्या फायदा? ही वाज अ काइंड ऑफ पपेट किंग एंड ही डोंट वांट टू बी पपेट किंग। तो उसको रिप्लेस करके ब्रिटिशर्स ने उसके सन इन लॉ मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम का भी वही हाल था, ही आल्सो फाउंड इट इज डिफिकल्ट। फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बनाते। फिलहाल इस कहानी से हमें खास लेना देना नहीं है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब लोगों को रियलाइज होने लगा कि ब्रिटिश एक बड़ी पावर बन रही है, क्योंकि बंगाल जैसी टेरिटरी उनके हाथ में आ चुकी है। इट्स एक खतरा है, ये अपने आप में खतरा है। तो इसके अलावा अगर मैं इसी में स्लाइड ऐड करूं तो आप कहोगे कि इसके बाद क्या होता है उस टाइम पे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। एक और बैटल है जो आपको जानना है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सीधे। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी यहां पे आपको मिलेगा एक बैटल ऑफ बक्सर। क्या मिलेगा? बैटल ऑफ बक्सर। मैं आपको बता दूं कि बक्सर जो है ये पटना के पास बिहार में आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे इस एरिया को बेसिकली अवध कहा जाता था, ठीक है। तो अवध के नवाब थे, अवध के भी एक नवाब थे भाई, ठीक है। प्लस ये जो मीर कासिम था ये भाग के आया होगा इनके पास कि भाई चलो मिलके कुछ करते हैं। और एक और जनाब थे जिनका नाम था शाह आलम सेकंड, और थे एक जनाब जिनका नाम था शाह आलम सेकंड, ओके। नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, और एक मुगल एम्परर थे। 1764 में हुआ। ये कब हुआ? 1764 में। और उस टाइम वैसे मैंने बोला ना कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, टोटली फिनिश नहीं हुआ था। तो भाई मुगल एम्परर जो भी उनके मुगल्स को भी डर था ना कि हमारा एरिया चला जाएगा। तो उस टाइम पे जितना टेरिटरी मुगल एम्परर के पास रह गई थी वो थे शाह आलम साहब, ठीक है। तो शाह आलम, इनकी कंबाइंड आर्मी, इनकी क्या कंबाइंड आर्मी लड़ती किससे है? ब्रिटिशर्स से। किससे लड़ती है? वर्सेस ब्रिटिशर्स। तो ये बैटल ऑफ बक्सर किनके बीच में? इनकी कंबाइंड आर्मी, और यहाँ पे है ब्रिटिश आर्मी। हालांकि यहाँ पे भी ये कहने को कंबाइंड थे, लेकिन इनके अंदर ना कुछ भी कंबाइंड नहीं था। इनके आपस में ही इतने मतभेद थे जाति जाति को लेके कि आपस में इनकी बटालियन एक दूसरे के साथ मिलके लड़ना नहीं चाहती थी। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। ये क्या था? एक तरह का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के रीजन से हुआ क्या? इस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी का मेजर थे हेक्टर मुनरो। भाई इस टाइम थे हेक्टर मुनरो। इन्होंने कहा भाई चलो देखते हैं, और इसमें जीत गए हेक्टर मुनरो। ये आर्मी पूरी हार गई, ये कंबाइंड आर्मी हार गई। और इसके बाद आप सोचिए ना कौन कौन से एरिया है। अवध का एरिया, मतलब अब पहले तो बंगाल था, मैंने बोला अवध बिहार से लेके कुछ और एरिया कवर करता था। अब अवध का मतलब बिहार ही केवल नहीं था, हो सकता है थोड़ा सा झारखंड, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, क्योंकि अब देखिए बिहार से ही निकल के झारखंड बना है ना। तो झारखंड का एरिया थोड़ा, मे भी उसके नीचे छत्तीसगढ़ हो, मे भी थोड़ा सा यूपी का भी एरिया हो, ठीक है, हो सकता है। इनमें से मिक्स टेरिटरी में, मतलब ये आपसे कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन जो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है प्लस दिल्ली, तो नॉर्दर्न प्लेन लगभग में इनके हाथ में आ गया। ये सबसे ज्यादा रिच फर्टाइल एरिया था जहां से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर टैक्स लिया जा सकता था। तो ये आ गया ब्रिटिश आर्मी के पास विद इन 1757 से लेके 64, 7 साल के अंदर इनके पास इंडिया का वो एरिया आ गया जिसके लिए कितने राजाओं के बीच में बैटल हुई होगी कि नॉर्दर्न प्लेन का एरिया हमारे कंट्रोल में आ जाए। अब इतनी बड़ी टेरिटरी एक्युपाई करने के बाद इनको ये भी पता चल गया कि दे कांट ओनली जस्ट टैक्स द कलेक्ट द टैक्सेस, दिस इज देयर टाइम टू रूल ओवर देम पॉलिटिकली।
तो अब कंपनी पॉलिटिकली रूल करने लगी। अब उन्होंने क्या किया, रूल और रेगुलेशंस को भी संभालना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे गवर्नर आते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें कि आपने झांसी की रानी की कहानी सुनी है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुना होगा। ठीक है, ये सारे ऐसे एंड सब्सिडरी अलायंस जैसे वर्ड्स आएंगे। हालांकि अभी उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, फिर भी मैं आपको एक दो पॉइंट बता दे रहा हूँ कि और क्या क्या थे। तो उसमें ये जान लीजिए, एक वर्ड आता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस क्या था ये बस जान लीजिए आप। हालांकि ये क्लास 4-5 की बुक में भी मिल जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था भाई, अब जो भी आते थे ब्रिटिशर्स, वो हर एक ब्रिटिश गवर्नर कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते थे कि मैक्सिमम टेरिटरी इनके अंडर में मिल जाए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा क्या था कि अगर किसी भी राजा या रानी का अपना ओन चाइल्ड नहीं है तो दे कांट अडॉप्ट चाइल्ड। adopted child will not consider as a king। भाई अडॉप्टेड चाइल्ड को किंग का आप उत्तराधिकारी नहीं बता सकते थे, या सक्सीजर या किंग नहीं बना सकते थे, उसको नहीं माना जाएगा और वो टेरिटरी ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगी। ये लॉर्ड डलहौजी के नाम, लॉर्ड डलहौजी की, ओके, डलहौजी ने ये रूल बनाए थे, जिसके रीजन से ये इशू हुआ। सब्सिडरी अलायंस एक तरह का अलायंस था कि इसमें या तो आप हार जाते हो तो सब्सिडरी अलायंस साइन करो, या आप जनरली भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपके जब किसी राजा को ऐसा लगता था कि उसकी टेरिटरी या उसको कोई अलग राजा हरा देगा, तो ब्रिटिश कहते थे तुम सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो। इसके अकॉर्डिंग द किंगडम विल बी प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश आर्मी। किंगडम विल बी प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश आर्मी। ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है ब्रिटिश आर्मी। तो ब्रिटिश एक बड़ी पावर थी, तो अगर किसी ने ब्रिटिश आर्मी का प्रोटेक्शन ले लिया, इसका मतलब उस पर अब कोई खतरा नहीं है। ये कुल मिला जुला कि राजा अपनी सेफ्टी के लिए करता था, इसमें प्रजा का कोई भला होता नहीं था, राजा को अपनी जान की पड़ी होती थी। इसके अलावा द सैलरी एंड द मेंटेनेंस विल बी पेड बाय द किंग। द सैलरी एंड मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी विल बी पेड बाय किंग, विल बी पेड बाय किंग। अब भाई ये तो दिक्कत हो गई कि आपको उसका क्या करना है कि जो भी आपके यहाँ आर्मी रखी गई है, कहने को ब्रिटिश आर्मी है, फॉलो करेगी ब्रिटिशर्स के ऑर्डर, और आपको उसकी पेमेंट करनी है। इसके अलावा ये हो जाता है कि आप किसी भी दूसरे राजा से अगर कोई भी इस तरह का व्यापारिक या मिलिट्री अलायंस रखना चाहते हो, तो आपको ब्रिटिशर्स से इसकी परमिशन लेनी होगी। प्लस एक ब्रिटिश ऑफिसर आपके राज्य दरबार में बैठेगा और सभी डिसीजंस में उसका इंटरफेयर अलाउड है। तो बिना ब्रिटिशर्स के जानकारी के अपने राज्य के लिए भी आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। एक तरह से ये आपको अपना स्लेव बना लेते थे आपको प्रोटेक्शन के नाम पे। और प्लस अगर आप ये आर्मी मेंटेन करने में नहीं सक्सेसफुल रहे तो आपकी टेरिटरी ले ली जाती थी, कुछ हिस्से टेरिटरी का ये ले लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने कई सारे राज्यों को क्या कर दिया, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पे लूट लिया। तो ये 2-3 चीजें आपको जाननी थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब आप आते हैं काफी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे ये ब्रिटिश चल रहे थे और इंडिया में बहुत सारी इंडियन सोसाइटीज में बुराइयां थी। उन बुराइयों को दूर करने की जरूरत थी, क्योंकि मुगल्स के टाइम पे जब मुगल्स आए तो उस टाइम पे लोग ऐसे कहते हैं कि बेटी बच्चों को बचाने के लिए बाल विवाह स्टार्ट किया गया, और विडो रिमैरिज तो भाई पुरानी, चलो भाई सती प्रथा एक पुरानी प्रथा थी, उसका किससे क्या लेना देना है एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। तो अब हम रियलिटी में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। तो उसको हम कहते हैं पुनर्जागरण काल, या मतलब हम कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन हम कहते हैं अपने आप में। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जिसे आप मॉडर्न इंडिया में ही करेंगे। मॉडर्न इंडिया में ये पार्ट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिया।
इसे कहते हैं कि आधुनिक भारत इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। पुनर्जागरण मतलब कहते हैं रिकंसिडरेशन करना अपने आप में, कि भाई हम थोड़ा जाने कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। पुनर्जागरण का मतलब हमने अपने पुराने रिचुअल्स वगैरह को, जो भी पहले कुछ पुराने रिचुअल्स थे या रूल्स थे, उनमें चेंजेस लाए। इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके, combined with the Britishers, many scholars Indians made a lot of changes in the society, and those changes were very compulsory at that time because those changes improve our society a lot. Otherwise the situation of the child as well as the woman and the widow was very bad in the society. Even British also helped in that because they were also opposed that. According to them, that should not be happen with anyone. Okay. So भारत की सामाजिक एंड धार्मिक स्थिति एट दैट टाइम, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस सिचुएशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडिया के उस टाइम पे सोशल और रिलीजियस सिचुएशन क्या थी। हमारे यहाँ इंडियाज सोशल एंड रिलीजियस सिचुएशन, इंडियाज सोशल एंड रिलीजियस सिचुएशन क्या थी, हमारे यहाँ कैसा सामाजिक स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, क्या रिलीजियस चीजें थी। अब हिंदी देख के परेशान मत होइएगा, एवरीथिंग यू विल गेट इन द इंग्लिश आल्सो बाइलिंगुअल, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डजंट मैटर आप फिर किस बोर्ड से हो। ठीक है। 18th शताब्दी मीन्स 18th सेंचुरी की हम बात करेंगे यहाँ पे कि 18th सेंचुरी में भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। मीन्स वी वर अंडर सुपरस्टिशन। ओके, सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा थे, सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा थे, सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा था। इसके अलावा समाज कठोर जाति प्रथा है। वी हैव अ वेरी रिजिड कास्ट सिस्टम, वेरी रिजिड कास्ट सिस्टम था भाई, आज भी है हालांकि, बट उतना रिजिड नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था। छुआछूत, अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी वाला इशू बहुत था कि भाई छोटी कास्ट को टच हो जाना या छोटी कास्ट को से दूरी बना के रखना, तो एक अनटचबिलिटी का इशू था, अपने टॉप पे पहुंच चुका था। इंडिया भारतीय समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में डिवाइड था। तो भाई वहां पे ऐसे बन गए थे, अपर क्लास जिसमें बहुत कम लोग सबसे ज्यादा पावर एंजॉय करने लगे थे, एंड लोअर क्लास, मिडिल क्लास जैसा तो छोड़ ही दो, मिडिल क्लास तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे ये बहुत बड़ी खाई बन गई थी अपर क्लास और लोअर क्लास में। और इसमें सबसे ज्यादा वायलेंट हो चुका था, सबसे टॉप पीक पे जो था वो रिजिड कास्ट सिस्टम था। इसमें अनटचबिलिटी को तो मतलब एकदम टॉप पे पहुंचा दिया गया था। ये जो लोअर क्लास वाले थे, एक तरह से समझो इनका जीना हराम हो चुका था। इतने ज्यादा मंदिरों में एंट्री नहीं, लोकल प्लेसेस पे एंट्री नहीं। जैसे ब्लैक व्हाइट और ब्लैक के बीच में फादर सिस्टम नहीं चलता था कि ब्लैक्स को व्हाइट्स की जगह पे नहीं, ऐसे ही इंडिया में ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पे नहीं, तुम ब्लैक हो या व्हाइट, वो डजंट मैटर, कास्ट के नाम पे अपार्थेड सिस्टम तो नहीं, लेकिन हाँ कास्टिज्म चलता था। ये भी अपने आप में एक तरह का क्या है, सेग्रीगेशन ही है, जो आज तक के टाइम में तो मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाया होगा कि ये वैलिड नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बदला था। तो इंडिया को जरूरत थी कि भाई कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, पुनर्जागरण काल, तो इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई इंडियन स्कॉलर ने इन चीजों को अपोज किया और इसमें से कई चीजें काफी लेवल तक सुधरी। तो पूरे वीडियो में आप यहाँ पे अब ये समझने वाले हैं कि वो कौन कौन से स्कॉलर्स थे जिन्होंने किस किस तरह से चेंजेस लाए इंडिया में, ताकि ये लोग क्या हो सके, इन चीजों को हम रिमूव कर सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्लाइड वाइड आगे बढ़ते हैं, आते हैं। भाई आपको पता होगा कि ब्रिटिश के आने के साथ साथ आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में इतनी थी नहीं। यूरोपियंस जब आए, यूरोपियंस जब आते हैं पोर्टुगीज के साथ, वहीं से ब्रिटिश जो हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी है, ओके, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन रूल क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगती है, जिसे आप ईसाई धर्म कहते हो। और मशीनरी का मतलब, ईसाई मशीनरी का मतलब, क्रिश्चियन मशीनरीज का मतलब वो जो धर्म के प्रचारक होते हैं, वो आते हैं धर्म को, जैसे आप हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, तो ईसाई मशीनरीज कहा जाता है। इंडिया में बात की जाए तो उस टाइम पे सती प्रथा थी। ठीक है, सती प्रथा क्या है आपको पता ही है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को भी जिंदा जल जाना है। कन्यावध, और डॉटर्स को मतलब क्या, बच्ची पैदा हुई तो उसे मार देना, क्योंकि वो एक तरह का कहते हैं कि लायबिलिटी है। विधवा व्यवस्था, विडो सिस्टम,
क्योंकि विडो रीमैरिज था नहीं, तो विडो सिस्टम था, और विडोज को फिर किसी भी धार्मिक, पहले तो भाई जहां पे पहले तो सती हो जाओ, अगर सती नहीं हो रहे हो तो विधवा बनो, और विधवा हो तो तुम्हें तुम्हारी एक अलग कैटेगरी बना दी गई, तुमको सोशल चीजों से पूरा बाइकआउट रखा जाता था आपको, मतलब फिर पर्दा प्रथा था भाई, वो कहते हैं ना पर्दा प्रथा, घूंघट जो हम कहते हैं, अशिक्षा, अनएजुकेटेड थे भाई, वुमेन्स को एजुकेशन अलाउ नहीं थी, वुमेन्स को और छोटी कास्ट को एजुकेशन अलाउ नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस, इन सभी को हम क्या कहेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ बैड प्रैक्टिसेस वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ सोशल रिलीजियस इंप्रूवमेंट रिवोल्यूशन, सोशल रिलीजियस भी हम कहते हैं, सोशल रिलीजियस इंप्रूवमेंट रिवोल्यूशन। ओके, तो हमें कुछ ऐसे चाहिए थे कि हमें एक रिवोल्यूशन चाहिए था जो हमारे सोशल और रिलीजियस इंप्रूवमेंट को लाए। और 1813 के एक्ट के according to the act 1813, ईसाई मशीनरीज, क्रिश्चियन मशीनरीज कैन केम टू इंडिया, दे कैन सेटल इन इंडिया, एंड दे कैन ऑल्सो एडवर्टाइज क्रिश्चियनिटी, बिकॉज दे बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो उस टाइम पे पोर्ट किधर थे, साउथ इंडियाज में थे। तो जो क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा पहले जहां क्रिश्चियन आए वो कहाँ पहुंचे, साउथ इंडिया के इन कोस्टल एरियाज में। इसलिए अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा साउथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी का, जैसे कि केरला में देखा जाए और कुछ अलग स्टेट्स में, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि 16th सेंचुरी में यहाँ है और आप आज 21st सेंचुरी में, तो 500 ईयर में भाई लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ी है और रिलीजन भी बढ़ा है, तो क्रिश्चियनिटी वहां से स्प्रेड होती है, तो साउथ में इनका डोमिनेशन थोड़ा ज्यादा देखा जाएगा। इसके अलावा जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये नॉर्थ ईस्ट एरियाज में भी ट्राइब्स एरिया थी, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी का डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, वो रिलीजन ज्यादा है, ठीक है। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई, बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाना लगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक अपर क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। अब देखिए किसी को धर्म क्यों चेंज करेगा, उसका रीजन है। अगर भाई वो लोअर क्लास ईसाई धर्म में जाना चाहता है तो होता क्या, देखिए अब हिंदू धर्म में क्या, अपर कास्ट में ब्राह्मण्स एंड मेनी थिंग्स है, तो वो लोअर क्लास को ऊपर आना अलाउ करेंगे ही नहीं, उनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव किया जाने लगा, तो उनको लगा कि यार इस तरह के धर्म में रहने का फायदा क्या, ऐसा मेंटेलिटी में था। आज की सिचुएशन होती तो कोई बात नहीं, आज तो इक्वलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, आज रिलीजन चेंज करने का कोई खास मैटर बनता नहीं है, क्योंकि आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जा सकता, आपको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। लेकिन उस एरा में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो जब कोई भी नया रिलीजन आता था, ईसाई धर्म के अलावा आप जब इस्लाम भी देखेंगे ना, तो इस्लाम की तरफ भी कन्वर्जन हिंदू धर्म से इसी कुछ, तो जबरदस्ती मान लीजिए, जबरदस्ती की मुझे बात नहीं करनी, कुछ स्वेच्छा से भी हुए होंगे। क्यों हुए होंगे, क्योंकि इन धर्मों में उस टाइम पे लोअर क्लास या अपर क्लास जैसा कुछ डिवाइड नहीं किया गया, तो लोअर क्लास को लगा कि चलो भाई यहाँ पे जाके तो हम कम से कम इक्वल होंगे, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं होगा कि भाई चर्च में जाने को नहीं मिलेगा या मस्जिद में जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का एक लेयर नहीं था। उसके रीजन से काफी तेजी से लोग किस में कन्वर्ट होने लगे, इन रिलीजन की तरफ भागने लगे। ये पहले की बात है, आज ऐसा कंपल्सरी नहीं है। आज की सिचुएशन में अगर कुछ ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि रीजन यही है, आजकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अच्छा खासा बेस रेडी करके दिया है, इसलिए आजकल रिलीजन परिवर्तन पे काफी ज्यादा आप देखते हैं चीजें वायलेंट हो जाती हैं। हालांकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने बस आपको एक रीजन बता दिया। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार कार्य प्रारंभ हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि पीपल आर लिविंग इन लाइक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के रीजन से दे आर चेंजिंग देयर रिलीजन, तो हिंदुओं को लगा कि इफ इट इज द टाइम टू इम्प्रूव द मेनी थिंग्स which especially work on those causes which are converting the people of lower class especially into the other religion, because upper class is already enjoying a lot of power, so the many people started and most of them were related to the upper class who started that movement, because that should be start from the upper class because they were the dominating at that time। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय की। व्हाट अ ग्रेट स्कॉलर ही इज यार, ही इज द बोलते हैं इनको कि ही इज द मॉडर्नाइजर ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया के फादर कहे जाते हैं। ये मॉडर्न इंडिया के अगर आप बात करें तो इन्हें हम फादर कहते हैं, मॉडर्न इंडिया के फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये हैं अपने आप में। तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में हम बात करेंगे कि राजा राम मोहन रॉय जी कौन थे।
और इन्होंने ऐसा क्या किया कि भाई इंडियन हिस्ट्री में इनको बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते, स्पेशली जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो इन्होंने काफी सारा काम किया। तो राजा राम मोहन राय जी की बात करें तो ये सुधार आंदोलन का मतलब इंप्रूवमेंट लाने के लिए बंगाल में स्टार्ट हुआ, इन्होंने ही वॉज द लीडर ऑफ दैट। इन्हीं के कारण भारत के नव जागरण काल मतलब मॉडर्न इंडिया, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इसीलिए आधुनिक भारत का पहला महान नेता। जैसा कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत सारी लाइंस को डिराइव करता है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ये अकेला लाइन डिराइव कर देता है कि ही वाज द स्टार्टर, पॉइनियर, व्हाटएवर यू वांट टू से ऑफ मॉडर्न इंडिया ही वाज। बॉर्न का डेट है 22 मई 1772। बंगाल में इनका, बंगाल में जन्म हुआ इनका। मैं आप फिर से बता दूं उस टाइम का बंगाल और आज का वेस्ट बंगाल में फर्क है, ठीक है। अब ही वॉज द लैंग्वेज, तो ही नो द फारसी, ओके, एज वेल एज अरेबिक। ये पेन को क्या हो जाता है कभी कभी, अरेबिक के ये रूलर के नॉलेजेबल थे, पटना में हुई। आफ्टर दैट ही ऑल्सो लर्न कुरान, ही लर्न सूफिज्म, and he also learned the western culture like प्लूटो, अरस्तु। अगर आपने प्लूटो और अरस्तु का नाम ना सुना हो, ठीक है, और ये प्लूटो और अरस्तु की बुक्स को जो अरबिक में लिखी गई थी उनको स्टडी किया, एंड बिकॉज ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ही लर्न अप्रॉक्स ऑल द बुक्स, because until you won't know about the other religious books, how would you segregate that and find out that what is we are lacking and what we need to improve। तो उस तरह से इन्होंने कुरान के बारे में पढ़ा, सूफी जो पोएट्स थे, जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे सूफी पोएट्स हुए हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, मैंने भी पढ़ी कई बुक्स, तो वहां से उन कवियों की रचनाओं के बारे में पढ़ा। इन बनारस, इन वाराणसी ही लर्न संस्कृत ऑल्सो, द वेदास, उपनिषद का भी लर्न किया। तो देखो, अगर जब तक आप वेदों को नहीं पढ़ोगे, वेदास को अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप इंडियन कल्चर या हिंदू धर्म के बारे में जान ही नहीं सकते, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि पहले क्या था, पहले से अब में क्या चेंजेस लाए गए, चेंजेस लाने से क्या गलतियां हुई हैं। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं जानोगे कोर में, तब तक आप किसी तरह का इंप्रूवमेंट ला नहीं सकते। तो इतनी स्टडी करने के बाद, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ही नो द ऑल द रिलीजन हु वर एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट दैट टाइम, he know the causes, he know the roots, and that he started changing in our religion little bit। So what he changed, देखिए, he was appointed on a great post in the British empire, and he was like of दीवान के रूप में कुछ दिन काम किया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड में। 1840 इन्होंने नौकरी से रिजाइन दिया, एंड ही स्टार्टेड धार्मिक, सामाजिक एंड राजनीतिक। सो ही स्टार्टेड टू इम्प्रूव द सोशल, religious and political situation of India, and he came to Calcutta, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इनका पहला ग्रंथ फारसी में तोहफत उल मुहिद्दीन, एकश्वरवादियों को उपहार, एक ईश्वर को मानने वाले, एक वन गॉड को मानने वाले, तो ही रोट हिज फर्स्ट ग्रंथ इन फारसी। ही ऑल्सो अपोज मूर्ति पूजा और एकेश्वरवाद को, मतलब ही बिलीव इनके अकॉर्डिंग वन गॉड पॉलिसी की एक ही ईश्वर को मानो, ये इसमें बिलीव करते थे। तो एक तरह से ये मतलब इस्लाम में जो माना जाता उसको सपोर्ट करते थे। आइडियल वर्शिप को, इनके अकॉर्डिंग आइडियल वर्शिप में क्या होता है, अलग अलग गॉड होते हैं, ये इसको अपोज करते थे। और ही ऑल्सो एस्टेब्लिश वेदांता कॉलेज। अच्छा, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि सती प्रथा इन्हीं के थ्रू बैन की थी। तो इन्होंने क्या बैन करवाई थी, सती प्रथा। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ मिलकर इन्होंने एक्ट पास करवाया जिसमें सती प्रथा को बैन किया गया। तो इनका ये सारी चीजें का तो ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सबसे ज्यादा पूछी यही जाती है कि सती प्रथा बैन करवाने में किसका, या मॉडर्नाइजर ऑफ इंडिया कौन थे, या मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट नेता कौन थे, या किन्होंने मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग की। तो उन सब में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ कुछ और लोगों के बारे में देखते हैं, ठीक है। इन्होंने और क्या क्या किया वो सब हमें नहीं पता। हाँ, एक क्वेश्चन इनसे और आता है, यहां से समझ लीजिए। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि 1829 में इन्हीं की प्रयासों से क्या हुआ, सती प्रथा निषेध में सती प्रथा बैन हो गई। ही एस्टैब्लिश ब्रह्मो समाज,
ब्रह्मो सोसाइटी, ब्रह्मो समाज बनाया, जिसमें भाई जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो ये फिलोसफर हो गए थे अपने टाइम में एक तरह से, तो ये इनकी फिलॉसफी को जो फॉलो करते थे वो ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते थे। तो दो क्वेश्चन आते हैं, बैन ऑफ सती प्रथा, ब्रह्म समाज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बस इनसे इतना ही, आगे बढ़ते हैं। और चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए, तो ऐसे ही अब इसी में ब्रह्म समाज में काफी सारे कुछ बने, हमें इनके बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं देखनी। अब आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, एक नाम और जान लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की अगर आप बात करेंगे तो 1856 में इन्होंने विडो रिमैरिज, ये पूछा भी जाता है ईयर के साथ, तो ही एडवोकेटेड फॉर विडो रिमैरिज। इन्होंने कहा भाई महिलाओं को भी फिर से शादी करके जीने का अधिकार है, ऐसा थोड़ी है कि विडो है तो उसको उठा के कहीं किनारे पटक दो, समाज से बाइकआउट कर दो, ठीक है। तो ऑल्सो ही आस्क अबाउट द महिलाओं और नारियों के लिए काफी ज्यादा आवाज उठाई इन्होंने। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ही कंटिन्यू आस्क फॉर द फीमेल्स एंड वुमेन्स के ग्रोथ के बारे में इन्होंने बात की। सो वुमेन एजुकेशन के बाद इन्होंने 35 गर्ल्स कॉलेज एस्टैब्लिश, ओके, ये अपने आप में बड़ी बात है कि 35 गर्ल्स कॉलेज, तो आप कह सकते हैं कि ये वुमेन एजुकेशन के लिए भी काफी ज्यादा वर्क किया इन्होंने। तो इनको वुमेन और गर्ल्स के एजुकेशन एज वेल एज विडो रिमैरिज एक्ट के लिए जाना जाता है। 17 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई, लेकिन ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल एज ही इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ, ही फोकस ऑन दैट पॉइंट विच वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, कि अगर कंट्री की ग्रोथ है तो फीमेल्स को मेन स्ट्रीम में लाना है, बच्चियों को मेन स्ट्रीम में लाना है, और ये पॉसिबल तभी है जब बच्ची एजुकेटेड हो, फीमेल एजुकेटेड हो, ठीक है। तो इसके अलावा एक, हाँ, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, और ये पीछे वाला क्वेश्चन आप देख ही लीजिए हालांकि पहले, कि किस वर्ष, अभी आपने पढ़ा कि 1856 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो देखिए ये दी थी बेसिकली, हम औरंगजेब के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे शायद रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, हालांकि रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे स्टार्टिंग में था, तो ये थोड़ा सा डाउटेबल है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो सबसे पहले क्या बना, ब्रह्म समाज बना, सबसे पहले क्या बना, ब्रह्म समाज बना, तो इसके अकॉर्डिंग ये राजा राम मोहन रॉय जी ने बनाया था। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ लें हल्का सा, यही लास्ट होंगे। तो आप देख लीजिए फोटो वाइज, ये राजा राम मोहन रॉय जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ही इस्टेब्लिश आर्य समाज, आर्य समाज आप जान लीजिए, आज भी आर्य समाज के लोग हमारी इंडियन सोसाइटी में पाए जाते हैं, और ये वेदों की ओर, इनका एक नारा था, चलो वेदों की ओर, चलो वेदों की ओर, तो वेदों की ओर जाना, या जो वेदों के कर्म में विश्वास रखते हैं या अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड सोशल, कह सकते हैं कि सोशल लीडर थे ये। आर्य समाज इन्होंने स्टैब्लिश किया, इनका जन्म गुजरात 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली दयानंद सरस्वती जी के बारे में जान लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टेब्लिश आर्य समाज, ये जानिए, और चलो वेदों की ओर, इन्हीं का नारा है। यहाँ से दो क्वेश्चन बड़े पॉपुलर हैं जो बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और प्रारंभिक नाम से नहीं पता, और इनको बस इन्होंने यही पाया कि हिंदू धर्म इज कंटिन्यूसली लिविंग इट्स रूट, जो भी आज के टाइम में भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, अपने बेसिक चीजों को भूलता हुआ, वेदों को छोड़ता हुआ, उपनिषदों को छोड़ता हुआ काफी आगे बढ़ जा रहा है, जिसके रीजन से क्या है, ही ये बस वापस लेके आना चाहता है कि चलो भाई वेदों को पढ़ो, फिर से समझो कि क्या है। इसके रीजन से इनका मानना काफी ज्यादा प्रचलित रहा है, और बेसिकली इनको इसी तरह माना जाता है कि इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को प्रमोट किया वेद पुराणों की नॉलेज देके, इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं। आर्य समाज के बाद देखिए गौ रक्षा समिति, आप देखते हैं ना कि काउस को बचाने के लिए आज गौ रक्षा समिति है, ये आर्य समाज के टाइम पे ही गाय को बचाने के लिए, क्योंकि काउस को सबसे ज्यादा सेक्रेड माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। इनका एक ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, इसका नाम कभी कभी आप याद कर लीजिए। बालाकी राष्ट्र, तो ही हिंदी को राष्ट्रभाषा, ही वांट्स टू मेक हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, जो कि बेसिकली आजकल हमारे यहाँ तो कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं,
अभी तो सभी भाषाओं को हम बराबर प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये चाहते थे, ही वाज अ काइंड ऑफ नेशनलिस्ट पर्सन, तो इन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा धर्म दिया था। इसी के अलावा he also recalled all the people who were Hindu, but because of any pressure or any grade, they become Isai and Islam Dhab, who adopted Isai Christianity and Islam, they should come back। तो इसमें भी काफी इन्होंने सक्सेसफुल पाई, काफी लोगों ने फिर से अपने आप को हिंदू धर्म में दोबारा कन्वर्ट किया। तो ये सारी चीजें सक्सेसफुल नहीं इनके थ्रू, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। लास्ट है स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में पढ़ लीजिए और इसी के साथ हम अपना लेक्चर फिनिश करेंगे। तो इनके बारे में आप बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी जानते हैं, स्पेशली इनकी स्पीचेस, शिकागो में जो इनकी स्पीच रही है वो मतलब कमाल की रही है। इन्हें साइक्लोनिक मार्क ऑफ इंडिया कहा गया और इन्हें भी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस टोल्ड स्वामी विवेकानंद दैट ही इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के कंस्ट्रक्शन। एंड शिकागो में इनके जो फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस फेयर लगा था, वर्ल्ड रिलीजियस फेयर, पहली बार शिकागो में पहली बार धर्म का जो फेयर लगा, उसमें स्वामी विवेकानंद जी की स्पीचेस ने कमाल कर दिया, मतलब ऑसम पर्सनालिटी। ओके, तो इनके बारे में बस दो चीज जानिए कि एक रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया गया था, पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो रामकृष्ण जी ही वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश इन्होंने किया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद, ये आज भी इनके आश्रम से आपको मिल जाएंगे। और he was a kind of a youth person who wants to make the youth of India so much impactful by the knowledge of the Vedas and the religious things। और इसके रीजन से इन्हें यूथ, इंडिया के सबसे यूथ आइकॉन के रूप में आज भी देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की डेथ भी बहुत ही कम एज में हो गई थी, तो ही वॉज ऑसम पर्सनैलिटी। जब भी इनके बारे में आप पढ़ेंगे यू विल गेट अ गूज बम्प्स। तो आज इतना ही इस वीडियो में हमने पढ़ा बेसिकली कि कहाँ तक पढ़ा हमने देखा मॉडर्न इंडिया के और कुछ बैटल्स के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से 1885 से, और उसमें स्टार्टिंग के 40 मिनट्स के एक वीडियो में हम थोड़ा बहुत देखेंगे कुछ इंसिडेंट्स को, और फिर एक और वीडियो बनेगा। टोटल 3 वीडियो में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।